हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपन वेक्टर्स पढ़ रहे थे बेटा, है ना। तो वेक्टर्स में मैंने अभी तक 6 लेक्चर्स लिए हैं, जिनके स्टार्टिंग जो मेरे 5 लेक्चर्स है उसमें मैंने थ्योरी एक्सप्लेन करी और सब थ्योरीज के विथ एग्जांपल्स वहाँ पर थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करे। फिर मेरे 6th लेक्चर में, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल से स्टार्ट करे थे सभी तरह से। मुझे अपने स्टार्टिंग में देखे कि किस तरह से मैंने कुछ डेफिनेशंस के थ्रू दिए। फिर मैंने आपको एडिशंस के जो थे एल्जेब्रिक एडिशंस के उसके न्यूमेरिकल्स करे थे, तो अपन अब उन्हीं को ही कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को। तो ये एक तरह से मेरा 7th लेक्चर है बेटा। तो अपन चालू कर रहे हैं वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है, पहला न्यूमेरिकल अपन एक सिंपल सा ही ले रहे हैं, माने एक कंसेप्शनल क्वेश्चन ले रहे हैं। कैन वी मल्टीप्लाई, और इसी बहाने कुछ चीज़ को समझ रहे हैं। कैन वी मल्टीप्लाई एनी स्केलर क्वांटिटी टू वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी टू वेक्टर क्वांटिटी को क्या हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो आंसर होता है यस, अपन मल्टीप्लाइड कर सकते हैं बेटा। तो आंसर होता है यस, बट न्यू क्वांटिटी, a new quantity which is also vector, a new quantity which is also vector is obtained। और यहाँ तक कि यूनिट भी चेंज हो जाती। तो इसके एग्जांपल बहुत नॉर्मल से थे अपने पास, जो अपन ने यूनिट डायमेंशन में देखे। तो जैसे में डेट इज कॉल्ड मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप जानते हैं वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। पर आप जानते हैं डायमेंशन तो चेंज होगी, तो मीन्स हमारे को वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। हाँ, मल्टीप्लाइड करी जा सकती है। इम्पल्स हो सकता है एग्जाम्पल, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और किससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, टाइम, और टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। ठीक, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन यूनिट अपन ने पढ़ा था, यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे ड्राइव करेंगे अपन, उसका भी चलो एक पहले और एक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक मैथमेटिक्स जैसा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन। हाउ मच add in a given two vector, टू वेक्टर्स, अपन को कोई दो वेक्टर्स दे रखे थे। मीन्स मान लें एक सिंपल सा i इज इक्वल टू 2j प्लस 3k, एंड एक और गिवन था अपने पास 4i प्लस 5j प्लस 6k। सो देयर रिजल्टेंट, जो इनका रिजल्टेंट था, obtain unit vector of y axis। ठीक, ट्रिकी क्वेश्चन पर आया हुआ है इसमें भी। इतना शॉर्ट ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वेक्टर का कि अपन कितना ऐड करें इन टू वेक्टर्स के अंदर कि जो हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो हमारे को वो वाई एक्सिस का, उसका जो ऑब्टेन था वो यूनिट वेक्टर था वाई एक्सिस का। तो ऐसा अपन क्या चीज़ ऐड करें। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन वैसा ही था जैसा अपन ने छोटी क्लासेस में देख रखा है, कि जैसे छोटी क्लास में बिल्कुल फर्स्ट सेकंड क्लास की अपन कितना 3 में ऐड करें कि वी गेट 5। तो इट मीन्स हमारे को यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ता था, या तो x मानते थे पहले, या फिर अपन सीधा ही ले लें 3 लेते थे अपन। तो डेट इज सेम थिंग। तो अगर इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें तो क्वेश्चन कुछ अपन से इस तरह से कह रहा है कि दो वेक्टर्स में क्या ऐड करूँ। तो वन, पहले मैंने क्या ले रखा था वेक्टर 2j प्लस 3k, एक वेक्टर ये रहा। मीन्स जैसे मैंने भी समझाया 2 में क्या ऐड करें कि 5 मिले, तो एक ये ले लिया, नेक्स्ट में ले लिया मैंने 4i प्लस 5j प्लस 6k। इन दोनों में क्या ऐड करूं, तो वो ऐड नेमिंग ले लिया, x ऐड करा, पर जो आंसर आया वो यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस था। और अपन लोग जानते हैं थ्योरी के अंदर कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है। मीन्स हमारे को ये आंसर चाहिए था इनका ऐड करने के लिए। तो इसका मतलब मेरे को x ही तो फाइंड आउट करना है, तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर दूं, फिर उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करूंगा, डेट इज द आंसर। तो यहाँ पर ऐड करता हूँ तो डेट इज कॉल्ड i ऐड होंगे, तो 5i, j को ऐड करता हूँ तो 7j, और k को ऐड करते हैं तो दे बिकम 9k प्लस x इक्वल्स टू जे कैप, क्योंकि हमारे को आंसर तो जे कैप चाहिए था। अब इन सबको उस तरफ ले जाता हूँ तो जस्ट साइंस चेंज हो जाएंगे। इसको ले जाता हूँ तो माइनस का 5i, और इसको ले जाता हूँ 7 का माइनस का 7j, एक जे कैंसिल होगा तो माइनस का
जे कैप माइनस का 6J और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9K, डेट इज द आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाता बेटा। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ही क्या ऐड करें अपन, समझ गए होंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन, है ना, नोट डाउन कर लें। ठीक है, यूनिट वेक्टर की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले अपन लोग। ठीक, समझ गए थे ना क्या ऐड करें अपन इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर विच पैरेलल टू द, सिंपल क्वेश्चंस करा रखे थे कैसे निकालते हैं, वहीं पर ही मैं लेता रहा हूँ क्वेश्चन को। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, और टू वेक्टर्स अपन सपोज करें कुछ भी ले लें, तो एक i प्लस 2j प्लस 3k दे रखा था, एंड सेकेंड वन गिवन था अपने पास 2i माइनस का 3j प्लस 5k, माइनस में ले लेते हैं थोड़ा सिंपल करने के लिए। तो अपन को यूनिट वेक्टर निकालना था जो इनके रिजल्टेंट के जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके पैरेलल हो, और आपको बता रखा था पैरेलल के लिए वही कंडीशन लेते हैं जो अपन लोग अलोंग लाइन लेते हैं। तो सबसे पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालूं, और मैंने थ्योरी में भी समझाया था कि जब IJK में दे रखा हो रिजल्टेंट टर्म्स आ रही हो तो जस्ट ऐड अप कर दें। तो इसका मतलब सबसे पहले अपन रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड A कंसिडर कर लें, इसको B कंसिडर कर लें। तो इट मीन्स कि सबसे पहले तो अपन एक कोई वैल्यू निकाल लेते, तो इन दोनों के एडिशन कर रहा हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड A, दैट इज कॉल्ड B। तो मैं एक रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ जिसको मैं A प्लस B कर रहा हूँ सबसे पहले। तो मीन्स इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो I प्लस 2J प्लस 3K प्लस 2I माइनस 3J माइनस 5K, नाउ एड अप, तो दैट इज कॉल्ड 3I। इनको ऐड करता हूँ तो माइनस का J, और इनको ऐड अप करता हूँ तो माइनस का 2K। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज, अब ये था इन दोनों का रिजल्टेंट। सिंबल किसी से भी दे सकते थे, वो अपन ने कर दिया, वेक्टर फॉर्म में ही है। अब अपने पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग कैप लगाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी वेक्टर उसको वैसे ही लिख दें और उसका मैग्नीट्यूड का रख दें नीचे। तो इट मीन्स ये जो वेक्टर दे रखा है इसको जस्ट ऐसे ही लिख डालूँ, जैसा है वैसे ही लिख डालें। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया था, जो इनके कॉफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करते चले जाएं, स्क्वायर प्लस इसके आगे कितना है माइनस का 1 स्क्वायर प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर। बस ये अपने आंसर था, 3I माइनस J माइनस 2K। 9 प्लस 1 प्लस 4 कितने हो गए 10 और 14, तो रूट 14, ये इसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, जो इसके पैरेलल है उसी के साथ साथ मूवमेंट ले रहा है, इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ वाला यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो दैट इज द आंसर। ठीक, समझ गए होंगे बेटा, समझ गए बेटा, यूनिट वेक्टर का जस्ट फॉर्मूला अप्लाइड किया है मैंने, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपना। चलो एक ट्रिकी क्वेश्चन और लेते हैं, जिसको थ्योरी में लिया था उसी को अपन कर रहे हैं, बट ट्राइंगल लॉ का यूज कर रहे हैं। फाइंड करेक्ट रिजल्टेंट। ये आपको क्वेश्चन दे रखा था, तो सपोज करो ऐसा ट्राइंगल्स बना रखे थे अपन को, जस्ट लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड ABC। अब जरा ये गिवन था अपन को, तो एज ए सॉल्यूशन अगर अपन बात करें तो ये ट्राइंगल दे रखा था, दैट इज ऑल्सो ट्रिकी, ट्रिपल लेवल तक भी आए हुए क्वेश्चंस इस तरह के बने हुए अपने पास। तो अगर इसको सॉल्व करता ट्राइंगल लॉ से, तो इसको अपन ट्राइंगल दिख रहा था, तो याद समझ में आनी थी, ट्राइंगल लॉ बहुत बार यूज होने वाला है। जैसे स्टार्टिंग है, मैंने बोला है वेक्टर इज ए लैंग्वेज, तो मैं जस्ट वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है जैसे जैसे अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल लॉ की बात करूँ तो वो कहता है कि दो वेक्टर इन ऑर्डर होने चाहिए और एक रिजल्टेंट अपोजिट होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा कोशिश करें तो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, फिर ये अपोजिट आ रहा है, दैट इज ट्राइंगल लॉ, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था अपन लोगों ने। तो मैंने C वेक्टर प्लस A वेक्टर, क्योंकि सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में, और कहीं नहीं आ रहे ऑर्डर में, देखो ये नहीं आ रहे सेम ऑर्डर में, ये दोनों सेम चल रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये भी नहीं आ रहा, पर ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये अपोजिट ऑर्डर में आ रहे हैं, तो B इनका रिजल्टेंट हुआ ना।
तो कुछ इस तरह से लिखते। अगर अभी बात करूँ, मैं थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, दोनों सेम ऑर्डर में हैं, उनको अपन एक तरफ लिख देते हैं, और जो अपोजिट ऑर्डर में आता है उसको अपन नेक्स्ट तरफ लिख देते हैं। दैट इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा पर हम, है ना, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा, ये तो यहीं ले लेता हूँ। सपोज करो अपन से बोला गया कि टू वेक्टर्स इफ, चलो अपन को ऐसा दे दिया गया, ए वेक्टर बी वेक्टर इम्प्लाइज डैट। इससे हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, क्या इम्प्लाइज करता होगा ये जब कोई ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो। तो बहुत सारी चीज़ मैंने यहाँ तक कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ाए थे कि उनकी डायरेक्शन सेम रहती है, उनके मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं। तो कम से कम दो चीज़ तो मैं यहाँ पर लिखी दूँ जो सबको रिमेंबर रहना चाहिए कॉमन सेंस है, कि अगर दो वेक्टर्स बराबर दे रखें, इट मीन्स फर्स्ट इम्प्लाइज तो हुआ कि उनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो इक्वल्स होंगे। ठीक, अब उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, और डायरेक्शन को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वेक्टर में, यूनिट वेक्टर्स। तो इट मीन्स इनके जो यूनिट वेक्टर्स होते दैट इज ऑल्सो इक्वल, यूनिट वेक्टर दिस, यूनिट वेक्टर दिस, दैट इज ऑल्सो सेम। ये क्योंकि यूनिट वेक्टर ही किसका काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर आईजीके के अंदर जब वेक्टर की बात होती है, डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, डायरेक्शन बता रहे होते हैं उस वेक्टर की। सी की बात करें अपन लोग, तो अपन और क्या कर सकते थे, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के साथ कैसे लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन में पहले करवा चुका था इसके अंदर कि आप कोई भी इसका जो नॉर्मल मैग्नीट्यूड है दैट इज, मैंने इसको ऐसे भी तो लिखते हैं बेटा, ए इक्वल्स टू बी, ये बोल चुका हूँ, चाहे परफेक्टली लिखा हुआ चाहे ऐसा लिखा हुआ वेक्टर में, तो भी वो मैग्नीट्यूड को बताता है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड कर दूं, देन अगेन इट्स बिकम ए। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ इससे पहले, मैंने मेरे 6th लेक्चर में, क्योंकि मेरे न्यूमेरिकल्स चालू करें 6th लेक्चर से, मेरे 5 जो स्टार्टिंग के लेक्चर से वो पूरे थ्योरी के थे, वहाँ पर भी एक्सप्लेन करा था इस बात को। तो इट मीन्स ए वेक्टर नहीं तो आप रिमेंबर रखें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन के हिसाब से है, और बी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और ये भी ऑप्शन हो गया, और डी तो इन्हीं के ट्रिक से बना रहा हूँ। मैग्नीट्यूड किसी का भी ले लूँ जब बराबर है, तो मैं मैग्नीट्यूड किसी का भी ले लूँ, यूनिट वेक्टर भी किसी का ले लूँ, आंसर तो वही आने वाला है ना। बी किसी का, ए किसी का, आंसर तो वही रहने वाले हैं ना। तो डैट इज मीन्स कि मेन बात ये थी, आपको डायरेक्शन के थ्रू भी समझाई जाती है, एक बात ये नहीं आई, कहीं ना कहीं रिमेंबर रखें तो बढ़िया रहेगा बेटा, नोट डाउन करो इसको, है ना। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। ठीक, जो बात मैंने भी समझाई उसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं। इफ ए इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 2k एंड बी इक्वल्स टू 2y प्लस 3j प्लस 6k एंड वन अनदर वेक्टर C जो along था, which along बोलूं, along in the direction of C, जो सॉरी डायरेक्शन ऑफ B की डायरेक्शन में था, along B की डायरेक्शन में था, and whose magnitude is equals to a। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो a के बराबर था, पर जो उसकी डायरेक्शन थी वो b के अलोंग थी। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैथमेटिक्स वालों के लिए भी बहुत सारी जगहों पर जो अपनी थ्योरीज चलेंगी वहाँ पर भी अलोंग काम करता है। तो सबसे पहले c का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, डेट इज कॉल्ड a के बराबर। तो मैं जो c का जो मैग्नीट्यूड है, चाहे मैं उसको ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, वो किसके बराबर है, दैट इज सेम। ये तो और हो गया, दोनों चीज़ एक ही है, वो a के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब a का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, a का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 9 का रूट इक्वल्स टू 3। ये आंसर आ गया। अब बात करनी थी ये अलोंग या किसकी डायरेक्शन में था, बी की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मेरे को बी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अभी बता के हटाऊं तो इसका मतलब मेरे को बी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए,
क्योंकि जो बी की डायरेक्शन है वो सी की डायरेक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो इसका मतलब बी का वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड ऐसे लेना पड़ेगा मेरे को। तो डेट इज कॉल मैं यहाँ पर लेता हूँ तो कितना हो गया 2y प्लस 3j प्लस 6 और अंडर रूट में क्या ले लेंगे अपन लोग, तो अंडर रूट में इसका स्क्वायर ले लूँ, डेट इज कॉल्ड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हुआ 36 और 9 कितने हो गए हमारे पास 45 और 4 49। तो इट मीन्स के था 2y प्लस 3j प्लस 6k और अंडर रूट में कितना आ गया 49 आया, और 49 का रूट कितना होता है 7। तो डेट इज मीन्स ये हमारे पास डायरेक्शन निकल गई बी की डायरेक्शन और वही डायरेक्शन सी की थी। तो आपको लिखने का तरीका एक क्वेश्चन कराया था 20 थ्योरी के अंदर कि आई डायरेक्शन में चलते हैं, अगर कोई 25 मीटर चला हो तो अपन 25 आई लिख देते हैं। तो इट मीन्स कि मेरे को अगर अब सी वेक्टर डिनोट करना था, अनदर वेक्टर मीन्स अपन को फाइंड करना था वेक्टर सी, फाइंड करना था वेक्टर सी, ये बोला गया था अपन से वेक्टर सी फाइंड आउट करो। तो अब मैं प्रॉपर सी लिखने के लिए मैं करूंगा क्या, जो इसका मैग्नीट्यूड आया था दैट इज कॉल्ड, जो इसका मैग्नीट्यूड था वो इसका मैग्नीट्यूड था उसको मैं आगे लिख देता जो हमारे पास 3 आया था, और मल्टीप्लाइड कर किसके कर देता डायरेक्शन, जो किसकी डायरेक्शन थी बी की, तो मेरे को एक नया वेक्टर मिल जाता। तो अगर बोला जाए तो मैं कुछ हद तक ऐसे तो कर रहा हूं, ए का मैग्नीट्यूड बी की डायरेक्शन दोनों को कंबाइन करूंगा, माने स्केलर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड करता हूं तो एक वेक्टर बन जाता है, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। तो इट मीन्स मेरा आंसर हो जाता 3 और ब्रैकेट में कितना हो जाता 2y प्लस 3j प्लस 6k अपॉन 7, और 7 को थोड़ा प्रॉपरली यहाँ लिख दूँ ना बाहर, तो डेट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाता बेटा इस क्वेश्चन का। यूनिट वेक्टर निकाला, ए का स्केलर क्वांटिटी रखी और इस तरह से हमने आंसर निकाल दिया इसका। समझ गए होंगे बेटा, कर लिया नोट डाउन बेटा, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन अब। तो अपन क्या देख रहे हैं अब, थोड़े से कंपोनेंट्स देख लेते हैं बेटा अपन लोग, है ना। कंपोनेंट्स जो टॉपिक कराया था तो अपन कंपोनेंट्स में जा रहे हैं। अपन कंपोनेंट्स कैसे किसी के लिए जाते हैं, तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, वहां पर भी समझाया था कंपोनेंट, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स 20 न्यूटन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। क्या इंपॉर्टेंस आने वाली है, तो अपन तो अब जितना भी फिजिक्स करने वाले हैं बिना कंपोनेंट के कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था फिजिक्स के अंदर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, कोई सी भी वेक्टर क्वांटिटी इंक्लाइंड होगी तो आपको उसके कंपोनेंट करने होंगे इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। इफ फोर्स मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, या हॉरिजेंटल कुछ ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अपन इस लाइन को हॉरिजेंटल बोलते हैं और दैट इज लाइन कॉल्ड वर्टिकल। तो अपन अगर इसको समझें तो ये प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज करो एक फोर्स है जो कुछ इस तरह से लग रहा है, फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन का, और जो एंगल दे रखा है अपन को दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री। ये हमारे को एंगल्स दे रखे हैं अपन को। अब जहाँ अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली, चलो एनएलएम में समझेंगे, अभी तो मैं केवल कंपोनेंट करके बताता हूँ। आपको बताया था जैसे कोई चीज़ को खींचते तो वो उसी डायरेक्शन में तो थोड़ी चला जाता है, वो तो आगे मूवमेंट ले रहा होता है ना, हॉरिजेंटली कोई सड़क पर जा रहा हो। तो इसका अगर मेरे को इसका कंपोनेंट लेना हो तो क्या ट्रिक बताई थी, जिससे एंगल बनता है उस पर कॉस थीटा आता है। तो इट मीन्स यहाँ पर आंसर होता है एफ, अगर मैं इसको थीटा बोल दूँ इस एंगल को, तो डेट इज कॉल्ड एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाता है मेरे पास एफ साइन थीटा। ये मेरे पास एंगल्स हो जाते हैं, समझे बेटा। ये मेरे पास, तो ये कौन सा एक्सिस था एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस था वाई एक्सिस। तो मेरे पास एक्स एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट मिला, थोड़ा प्रॉपरली बोलूँ तो एफ एक्स बोल देता हूँ इस कंपोनेंट को। तो ये था मेरे पास एफ कॉस थीटा, तो डेट इज मीन्स एफ कितना था यहाँ पर 20, कॉस थीटा कितना था कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 से 2 क्या हो जाते हैं कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आता 10√3। ये मेरे पास एक आंसर हो जाता। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट बोला था तो अपने दूसरा निकाल लिया होता, डेट इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट। तो वाई के लिए बोलता तो डेट इज कॉल्ड वाई एक्सिस में, या वर्टिकल बोलूँ
तो एफ साइन थीटा हो जाता है 20 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो इट मीन्स आंसर कितना हो जाता है 10 न्यूटन। तो ये कंपोनेंट्स हो गए। ठीक, कंपोनेंट्स बोला था उतना काम किया। कंपोनेंट की इसको बोलते कि आप लिख कर दिखाएं, तो थोड़ा सा और काम कर रहा हूं कि अगर इसको अपन को बोला जाता कि प्रॉपर्ली वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो मैंने आपको समझाया था कंपोनेंट को लिखने का। ये एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है और ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। प्लीज़ याद रखें क्योंकि 2 डायमेंशन में इनकी इंपॉर्टेंस है। अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा भी सही, तो मैंने अपन करेंगे भी सही उनको। तो मैं एफ एक्स कितना निकला था 10√3i और ये कितना निकला 10j। तो ये हमारा आंसर हो गया कंपोनेंट की फॉर्म में। जब ये ऐसा चल रहा था तो इसके 2 कंपोनेंट थे। अब जो मैंने आपको उनको रिजॉल्व करना समझाया था, तो यहाँ पर कुछ बात आपको समझाऊं। देखो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ देन दे अगेन बिकम 20 न्यूटन। चाहे आप चेक कर लें, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, मैंने जो रूट लेकर सॉल्व करता हूँ, इधर रफली समझा देता हूँ आपको, इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये 300 आ जाएगा, और इस कंपोनेंट का करता हूं तो ये 100 आ जाएगा, मीन्स दैट इज कॉल्ड 400। तो आंसर तो 20 ही रहा जो कंपोनेंट था। मैंने ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, बिकॉज एक कुछ ये वर्क कर रहा था हॉरिजेंटली, कुछ कर रहा था वर्टिकल, जो भी अपन पढ़ेंगे एनएलएम के अंदर बेटा। अभी जस्ट वेक्टर पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट कैसे करे जाते हैं। तो जो भी अपन को एंगल दे रखा हो उससे अपन एंगल्स निकालने, और एक्सेस अपने वही है जो अपन को दे रखे कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बोला भी था 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बस अपन ने एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस का था उसको अपन ने आई वेक्टर से मल्टीप्लाइड कर दिया जिससे वो एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाए, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये लिखने के तरीके हो गए हमारे पास। ठीक है, एक समझ गए होंगे क्वेश्चंस को, और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। ठीक है ना बेटा, नोट डाउन कर लिया। ठीक, तो ये अपन ने कंपोनेंट्स देखे। अब थोड़ा सा कंपोनेंट्स को ही अरेंज करते हुए कुछ और देखते हैं अपन लोग। तो अपन से बोला गया कि इफ अ वेलोसिटी हैज कंपोनेंट 20 and 10 मीटर पर सेकेंड in x and y direction, find velocity and its direction with x axis। ठीक है, या हॉरिजेंटल से। नॉर्मली जो अपन एंगल्स होते हैं वो अपन बेटा हॉरिजेंटल से ही लेते हैं अपन लोग, जब भी एंगल्स लेने होते हैं अपन को तो अपन उसी से लेते हैं एंगल्स। ठीक है, कंपोनेंट डायरेक्ट दे दिए गए। जब कंपोनेंट दे दिए गए वो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो मैं कुछ हद तक वेलोसिटी को ऐसे बोल दूँ ना कि एक जैसे वी एक्स दे रखा हो और एक वी वाई दे रखा हो। वी एक्स कितना दे रखा है 20 लिख दिया अपन ने। वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, और जे कैप में लिख दिया। अगर सपोज करो वेक्टर में आंसर बोला तो ठीक है, ये आंसर आ गया सर। इसका कंपोनेंट आई के साथ, इसका कंपोनेंट जे के साथ लिख दिया, दैट इज कॉल्ड आंसर। वेरी वेरी सिंपल, आंसर आ गया। पर सपोज करो क्वेश्चन या ऑप्शन में बात करें तो अपन को, या फिर जो जरूरत पड़ रही थी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो मैग्नीट्यूड में देना था अपन को। तो मैग्नीट्यूड कैसे ले लेते, 200 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो आप देख ही रहे, इसको सॉल्व 20 को सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 400। इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा 100, दैट इज कॉल्ड 500। और 500 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10√5 लिख सकता हूँ ना, इस तरह से। तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड मीटर पर सेकेंड। यूनिट तो इसकी भी मीटर पर सेकेंड थी, पर मैंने इसको और इस तरह से दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करें कि अपन से जब एंगल पूछा जाए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री के लिए, इसलिए एक्स मैंने डायरेक्शन भी ऐड करी क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो अगर इसको अपन थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें तो कुछ हद तक ऐसा जा रहा है। ये कोई वेलोसिटी रही होगी जिसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना दे रखा है अपन को 20, और यहाँ पर बात करूँ तो कितना दे रखा है अपन को 10 वाई एक्सिस में, है ना। देखने के बाद भी पता लग रहा है, डायरेक्ट भी पता लग रहा हो सकता है, सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती। तो अगर मेरे को यहाँ से थीटा निकालने के लिए बोल रहा हूँ, इस रिजल्टेंट का एंगल, तो अपन ने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, मीन्स हमारे को रिजल्टेंट का एंगल पता करना ना, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो डायरेक्ट भी याद रखें, पर एक बार फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ आपको याद होगा अपने tan अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था, b sin थीटा अपॉन
ए प्लस बी कॉस थीटा, पढ़ा था ना बेटा अपन ने, ठीक, रिमेंबर आ रहा होगा, रिमेंबर ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, याद रहना चाहिए, फिर शॉर्ट कर रहा हूँ। अब इसमें जो ये थीटा एंगल हुआ करता था वो तो एक्स और माने जो इसको अपन उसके अनुसार चलें तो ये ए है और ये बी है, उनके बीच के एंगल को थीटा बोलते थे ना, पर यहाँ पर थीटा तो 90 है, और साइन 90 कितना होता है 1, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये तो 1 होने की वजह से ऊपर बी रह गया और ये टर्म 0 हो गई तो ए रह गया ना। तो इट मीन्स अगर आप नेट में हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व करें तो चलो अपनी खुद की प्रैक्टिस हो जाती है, मैथमेटिक्स में भी 90 डिग्री बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि अपन दो ही कंपोनेंट करते हैं, 3D नहीं पढ़ रहे होते हैं अपन लोग क्लास 12 तक। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चल रहे होते हैं। तो आप क्या ट्रिक ध्यान रखें, जो वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख दें आप, 10 लिखा हुआ था, और एक्स एक्सिस पर क्या लिखा हुआ था 20, तो डेट इज़ आर आंसर, मीन्स हाफ आ चुका था, और अल्फ़ा की वैल्यू आंसर आ चुकी थी 10 अल्फ़ा 1/2, ये हमारा आंसर था। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है पर फिर भी ये तो बहुत यूज़ आने वाला है। मीन मेरी ट्रिक ये थी कि आप इतने से 90 डिग्री के लिए आप फॉर्मूला ना लगाएं, सीधा ही याद रख लें कि जो जे का कंपोनेंट है वो ऊपर आएगा, जे का कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक्स का कंपोनेंट ऑलवेज नीचे आएगा, बस डेट्स अ फॉर्म, डायग्राम की भी जरूरत नहीं, तो समझाया एक बार, क्योंकि डायरेक्शन पूछी थी वेलोसिटी की, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन विथ एक्स एक्सिस, वैसे भी एक्स एक्सिस से लेते हैं एंगल्स अपन मोस्टली, केवल रे ऑप्टिक्स को छोड़ दें तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर हो गया। ठीक बेटा, समझ गए होंगे, है ना, ठीक, रब कर रहा हूँ बेटा इसको, है ना, ठीक। कंपोनेंट के और कैसे यूज़ आने वाले हैं, कैसे हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा थ्योरी में एक्सप्लेन करा था, एक क्वेश्चन उसी ट्रिक का ही ले रहे हैं अपन। सपोज करो अपन को दो स्ट्रिंग थी जिनसे कोई वेट हैंग हो रहा था, कुछ इस तरह से हैंग हो रहा था दो स्ट्रिंग से, या कोई पोस्टर मान सकते हो जो वॉल पर लगा हुआ है रोड पर, हाईवे पर, और वो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से टाइट हो रही है, किधर खींच रखा है किधर खींच रखा है। अब अगर आप सोचें तो थोड़ा इनप्रॉपर लग रहा है, ऐसे कैसे सेटिस्फाइड हो रहा होगा, एकदम स्ट्रेट होते पकड़ा रहता तो बात ठीक थी। मान लो इसका जो मास था वो दे रखा था अपन को 5 kg। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया अपन से, मैंने अभी शुरुआत है तो टेंशन लगा दी जाती है ऐसे कि इसको T1 नेम दे दिया, इसको T2 नेम दे दिया। अपन से बोला गया फाइंड T1 एंड T2 इफ मास इज इक्विलिब्रियम, मीन्स हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड T1 एंड T2 when m is in इक्विलिब्रियम। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इधर उधर नहीं हिल रही, बिल्कुल रेस्ट में है, इट मीन्स कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। मीन्स अब ये इधर खींच रहा है तो कोई इधर भी तो होना चाहिए खींचने वाला, जस्ट यूज बता रहा हूँ आपको। और ये नीचे गिर रहा है तो जरूर किसी ने ऊपर बिल्कुल इसी डायरेक्शन में पकड़ के रखा होगा ना, तो वो भी बैलेंस होना चाहिए, तभी तो सब कुछ चीज़, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा अपनी जगह पर। तो ठीक है, अपन किसको कर सकते थे, तो आपको पता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल के कभी कंपोनेंट नहीं करते बेटा, अपन कंपोनेंट करते हैं इंक्लाइन के। तो ये इंक्लाइन दिख रही है ना, ये वाला थ्रेड जिस रस्सी से पकड़ रखा होगा, तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर देता हूँ लाइक दिस, ऐसे ऐसे ये कंपोनेंट कर देता हूँ। अब ये एंगल 45 है, तो ड्यू टू अल्टरनेट एंगल जो छोटी क्लास में अपन ने पढ़ रखा है, ये तो डायग्राम था पहले, है ना, तो बोले तो वापिस से समझाता हूँ, ये तो अपना डायग्राम था। ठीक है, आपने क्वेश्चन भी नोट डाउन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करना चालू करूँ तो कुछ इस तरह का दे रखा है। अपन 10th क्लास से ही जानते हैं, 9th क्लास से ही, कि जो वेट होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, ये दे रखा था अपन को, ये T1 दे रखा था, ये T2 दे रखा था, बाद में तो ये भी सीखेंगे टेंशन कैसे इधर से उधर जाती है। तो इसका वेट जो mg था वो तो डायरेक्टली कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, तो ऐसे तो गिर जाना चाहिए ना, और ये रस्सी उधर खींच रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई तो आना चाहिए। तो यहाँ पर 45 था, तो अपन ने जो ये इंक्लाइन जो तिरछी चीज़ दिख रही हो, चाहे वेलोसिटी हो कुछ भी, टेंशन को फोर्स ही बोलते हैं, तो इट मीन्स मैं इसके कंपोनेंट कर देता। पर ये अल्टरनेट एंगल से यहाँ पर कुछ एंगल तो लेकर आऊँ, तो ये 45 एंगल हो गया, तो इसका हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल हो जाएगा बेटा, तो दैट इज कॉल्ड T1 cos 45, और इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड T1 sin 45। दैट इज द एंगल्स जो मैंने कर दिए। अब इक्विलिब्रियम में था तो इसका मतलब ये इसको बैलेंस कर रहा था, ये इसको बैलेंस कर रहा था, तभी तो ये सब कुछ रेस्ट में था। तो इसका मतलब है एक बैलेंस तो मैं ये कर दूं, T1 sin 45 बैलेंस्ड बाई
mg, ठीक है, एक बैलेंस ये कर दिया। दूसरा बैलेंसिंग के लिए कौन सी कंडीशन है अपने पास, दैट इज कॉल्ड T2 इक्वल्स टू, इसको इधर बैलेंस कर रहा होगा हॉरिजेंटल पर, T1 cos 45, ये बैलेंस कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये √2 आ जाएगा। मास कितना दे रखा था अपन को, 5 और 5 kg, और g की वैल्यू आपको याद है कि 10 होती है ना, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ही सॉल्व करता तो T2 की वैल्यू आ गई, दैट इज कॉल्ड 50√2, मीन्स एक आंसर आ गया हमारे पास। और टेंशन का मीन्स भी फोर्स होता है, यूनिट डायमेंशन में समझाया था, तो यूनिट न्यूटन ही रहती। बस अब मेरे को करना क्या था, जो टेंशन की वैल्यू है इसको यहाँ पर रख दूँ, और यहाँ पर था T1√2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड √2 हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड 100 न्यूटन। तो ये लग रहा था मेरा 100 न्यूटन। तो दैट इज द हेल्प, मैंने बिल्कुल ये समझाया अभी वेक्टर के अंदर कि कंपोनेंट्स कैसे काम में आने वाले हैं अपन को, कैसे जो भी चीज इंक्लाइंड होगी उसके कंपोनेंट होंगे। क्वेश्चन कुछ भी चल रहा हो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी चल रही हो, यहाँ तक कि रे ऑप्टिक्स चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, इंक्लाइंड होगा तो कंपोनेंट्स होंगे, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो दैट इज द पैटर्न। आप समझ के होंगे मैंने कैसे बैलेंस किया। बाकी और क्वेश्चन अपन देख ही रहे, नोट डाउन करो बेटा क्वेश्चन को, है ना, नोट डाउन करो बेटा, कर लिया बेटा नोट, ठीक। ऐसे ही और एक और प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की, इसी तरीके का क्वेश्चन है, वापस कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। सपोज करो अपन को दे रखा था एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और कुछ फोर्सेस दे रखे थे अपन को अप्लाइड होते हुए, यानी कि इस बॉडी पर लग रहे हैं फोर्स, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। सपोज करो ये 1 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, और एक फोर्स इधर, दैट इज कॉल्ड 2 न्यूटन। एंगल्स दिए गए 30 डिग्री, दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री, और दैट इज कॉल्ड 60 डिग्री। ये 3 फोर्सेस डिनोटेड किए गए। देयर आर 3 फोर्सेस act on a particle O पर लग रहे थे, as shown in a diagram, as shown in a diagram. Find how much force applied, extra applied करें, how much extra force applied, extra force, how much extra force applied on x-axis, so net force in x direction will become zero, ठीक है। मतलब बोला गया है कि कुछ है, ये देखो पर आपको एक तो चीज़ दिख रही है ना कि सभी इंक्लाइंड नज़र आ रहे हैं, ये भी इंक्लाइंड, ये भी इंक्लाइंड, वो भी इंक्लाइंड, मीन्स हमारे को 3 फोर्सेस दे रखे हैं, कोई बॉडी को खींच रहे हैं। तो हम एक एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगाए कि जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाए, अपन कैसे करें, तो पहले तो कुछ सॉल्व करें, कुछ समझें। पर उससे पहले ये तय है कि अगर फोर्सेस इंक्लाइंड हो रहे हैं तो हमारे को कंपोनेंट्स करने होंगे। तो ठीक है, कंपोनेंट करने चालू करा। इसका एक कंपोनेंट की बात करूँ तो एक कंपोनेंट इधर आता है जिसको मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, तो 1 cos 60 ये हो जाता है इसका एक कंपोनेंट, मैंने कंपोनेंट से सॉल्व होंगे क्वेश्चन। वैसे ही 1 का एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड 1 sin 60। अब आप समझने लगे होंगे बेटा, कंपोनेंट करने हो तो हॉरिजेंटल जिससे एंगल बनाता है उस पर अपन ने कॉस लिखा, और जिस पर वर्टिकल था जिससे एंगल नहीं था उस पर अपन ने sin 60 लिखा, और बाकी सब चीज़ समझ रखी पहले भी मैथमेटिकल टूल्स में भी समझाया था। अब इसके बात करता हूँ तो एंगल इससे बन रहा है, इसका मतलब है इसका अगर एक कंपोनेंट इधर की तरफ लेता हूँ तो वो रहेगा तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट, पर कॉस थीटा आएगा ना बेटा, तो इसका कितना हो जाता 4 cos 30, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल है 30 डिग्री का एंगल है। अब इसका एक कंपोनेंट हमेशा 2 लेने हैं अपन को, है ना। तो वैसे ही अगर मैं इधर कंपोनेंट लेता तो दैट इज कॉल्ड कि कितना आ जाता है इसका, क्योंकि अब तो साइन का काम करेगा ना, तो 4 sin 30 ये वैल्यू आ जाती है मेरे को, 30 डिग्री का एंगल है।
ये इसके दो कंपोनेंट्स कर दिए, ये एक्स एक्सेस में हो गया। अब बात करूँ 2 न्यूटन और बचा हुआ था, तो 2 न्यूटन का फिर एंगल इसके साथ बन रहा है, तो इसका मतलब है 2 का तो इधर कंपोनेंट है तो वाई एक्सेस, वाई नेगेटिव डायरेक्शन पर रहेगा, तो यही ना 2 cos 30। और वैसे ही अगर मैं इसका कंपोनेंट इधर लेता हूं तो एक कंपोनेंट का एरो फिर लगाएं जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसका कंपोनेंट लेता हूं तो डेट इज कॉल्ड 2 और एंगल 30 है, तो 2 sin 30। ये मैंने कुछ एंगल्स के कंपोनेंट करे, मीन्स 1 का जिससे एंगल बन रहा था cos sin, फिर इसका इससे एंगल बन रहा था cos sin, फिर इसका एंगल इधर बन रहा था, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर cos लिया और यहाँ पर sin लिया है, डेट्स ऑल। इसका मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मैंने वैल्यूज निकाल दी। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो वाई एक्सिस सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन वालों को ऐड कर दूं, तो डेट इज मीन कुछ इस तरह से लिख दूं,1 cos 60 प्लस 2 sin 30। ये सेम डायरेक्शन में है, ये उसके जस्ट अपोजिट गया, तो माइनस का साइन लगा दूं और क्या लिख दूं इसको, 4 sin 30। बहुत सारे एंगल्स लिए हैं, इसलिए मैं आई जी के का यूज़ करने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता, तो आप बस, और वैसे भी जरूरत नहीं होती, पर कंपोनेंट कर रहे हैं, कोई बिल्कुल आइडियल ढंग से नहीं लिख रहे, मैंने आइडियल ढंग से कंपोनेंट जरूर करें बेटा अपन लोगों ने। तो इसको जरा सॉल्व करें अपन लोग, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, डेट इज कॉल्ड हाफ आ जाती है यहाँ पर वैल्यू, cos 60 और ये 1 ही है। यहाँ पर बात करता तो ये हाफ और हाफ कैंसिल होकर sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, 2 है तो 1 हो जाता, और इधर भी अपने पास कितना आ रहा है, हाफ sin 30 की वैल्यू, तो यहाँ पर 2 आ जाता, मीन्स हमारे पास कहीं ना कहीं वैल्यू हाफ। और इसको सॉल्व करता हूँ तो माइनस का 1 मीन्स, और हाफ में से माइनस 1 जाएंगे तो माइनस का हाफ, ये एफ एक्स आया हमारे पास। ठीक है, ठीक है, यही है इसका मतलब है, ये हमारे पास आंसर निकला, इस जगह लिख देता हूँ। इससे ही मतलब था, ऐसे ही अपन ऊपर वाले का लिख लेते, पर भी अपन को तो जरूरत थी नहीं। ऊपर वाले के लिए तो क्या था, वही यहाँ पर 2 ऐड करते, एक माइनस करते, वो वाई एक्सेस का हो जाता। क्वेश्चन में था एक्स एक्सेस में नेट फोर्स 0 करना है, तो आप खुद सोचें ये वैल्यू लग रही है, तो भैया मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना ही हाफ पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दूँ तो रुक जाएगा ना, रुक जाएगी ना वैल्यू। तो इसका मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, बात समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। मीन्स इतना फोर्स लग रहा है यहाँ पर आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में, और नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, -0.5 आई कैप, मीन्स उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मेरे को अगर, तो ये तो इसी को लिखा है वेक्टर फॉर्म में, बोलता कोई वेक्टर फॉर्म में कितना नेट आंसर है एफ एक्स में, तो ये लिख देते। अपन से बोला कितना ऐड करें कि नेट 0 हो जाए, तो अगर मेरे को नेट 0 चाहिए है तो इसका मतलब 0.5 जो दे रखा है उसमें ही तो मेरे को ऐड कितना करना पड़ जाएगा, 0.5 इतना ऐड कर दूं, तो ये माइनस में है तो मेरे को प्लस डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है मेरे पास जो एडिशनल फोर्स चाहिए नेट फोर्स 0 करने के लिए, तो वो जो एडिशनल जो फोर्स चाहिए मेरे को, एडिशनल फोर्स, वो कितना हो जाएगा मेरे पास 0.5। कोई बोलता प्रॉपरली लिखें तो 0.5 आई डायरेक्शन या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यही तो चाहिए होती मेरे को, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था ना फोर्स एक्स्ट्रा। नोट डाउन करो बेटा, है ना। ठीक, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक बेटा, है ना, समझ गए थे ना अपने करा क्या, कंपोनेंट्स के 3 फोर्सेस दे रखे थे, फिर अपन ने जस्ट कंपोनेंट्स करे, एक्स एक्सिस का निकाला, वाई का भी ऐसे निकाल सकते थे, इनको ऐड करते माइनस करते, फिर जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो आंसर आ जाता बेटा, है ना। तो इस तरह का यूज़ मैंने आपको बताया कि कैसे अपन कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर का सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, सिंपल सा एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, उस पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि इफ यूनिट वेक्टर 0.4i प्लस 0.8j प्लस 6k फाइंड सी फाइंड आउट करने के लिए बोला। अब यूनिट वेक्टर का तो हमने फॉर्मूला देख रखा था, ये अचानक कुछ डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आ गया, पर इजी क्वेश्चन, तो हमारे को कहीं ना कहीं फॉर्मूले पर जाना पड़ा। हमारे को पता था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 यूनिट वेक्टर का। तो इट मीन्स इस पूरे का जो आंसर आया होगा वो कितना रहा होगा, यूनिट वेक्टर है तो मीन्स इन सबका जो मैग्नीट्यूड रहा होगा वो 1 के बराबर रहा होगा।
तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर मैं वो कन्वर्ट करना हो तो 0.4 का स्क्वायर कर दूं, 0.8 का स्क्वायर कर दूं, प्लस सी का स्क्वायर कर दूं, इक्वल टू 1 कर दूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 होता है एज ए डेफिनेशन बेटा, रिमेंबर। तो इसका मतलब मैं 1 रख दिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक बार स्क्वायरिंग भी कर दी, स्क्वायरिंग कर दी होगी तो इसका स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, रूट यहाँ से डिनाई हो गया होगा, तो दैट इज कॉल्ड 0.16, 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको ऐड करता हूँ तो कितना आता है 0.80 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सी स्क्वायर कितना आ जाता है अपने पास 1 माइनस 0.80, यही तो आता। तो आंसर कितना आता 0.2 तो आ जाता अपने पास। तो दैट इज आवर आंसर। तो यही हमारा आंसर हो जाता, ठीक बेटा ना। तो इसका मतलब सी, ये तो सी स्क्वायर था पर सी की वैल्यू बोलता था, दैट इज कॉल्ड 0.2 का रूट, दैट इज आवर आंसर। समझ गए। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था। वैसे ही थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, बाकी फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। तो थोड़े क्वेश्चन कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ S0 मैथ्स वाले तो खैर देख ही लेंगे, मैथ्स वाले पर अभी जस्ट वो भी अभी आए हैं, फिजिक्स में ही सब कुछ समझेंगे तो वो समझा रहा हूँ। तो अपन देखेंगे इफ टू फोर्सेस एक्ट इन, टू फोर्सेस वैल्यू से लिख देता हूँ, 2 न्यूटन एंड 1 न्यूटन एक्ट इन x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 डायरेक्शन, या अलोंग उस डायरेक्शन में चल रहे थे, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 के अलोंग क्या होता है, रिस्पेक्टिवली चल रहे थे, मीन्स रिस्पेक्टिवली थे इस डायरेक्शन में। देन फाइंड द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म में हमसे पूछा गया, आंसर बताएं क्या होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो मैथ्स के लिए समझना था वो ज़रूरी था, तो दैट इज को मैंने मैथमेटिक्स समझाने के लिए ये लिखा। कुछ बच्चे छोटी क्लास से जानते हैं 9 से भी, ये एक्स एक्सेस है, पर आप जानते हो इस पर जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो ऑलवेज 0 होते हैं। इसका मतलब जो एक्स एक्सेस की जो इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू 0 होती है, वाई इक्वल्स टू 0 इक्वेशन होती है एक्स एक्सेस की। वैसे वाई एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू 0, दैट इज क्योंकि y पर 0 ऑलवेज एक्स एक्सेस 0 होगा। तो ये इक्वेशन देने का पैटर्न है स्ट्रेट लाइन का। तो ये एक तरह से इक्वेशन थी, मैथमेटिकल टूल्स में भी समझाया इस बात को। तो ये वैल्यूज निकाल ली अपन ने। अब फोर्स 2 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था, x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 तो इधर है। तो अगर इस फोर्स का नाम मैं F1 दे दूं तो जो F1 फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज कॉल्ड 2 न्यूटन, x इक्वल टू 0 के अलॉन्ग। 1 न्यूटन का लग रहा है y इक्वल्स टू 0 पर, तो दैट इज कॉल्ड F2, जिसको कितना लिख दूं 1 न्यूटन। ये दे रखा था, पर अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना था। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते, F2 जो आ रहा है वो तो अलोंग x एक्सिस आ रहा है, और ये किसके अलोंग आ रहा है हमारा F1 j के अलोंग आ रहा है, मीन्स F2 मीन्स 1 i कैप प्लस 2 j कैप, क्योंकि ये y एक्सिस में आ रहा था। तो i प्लस 2j थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत रेयर काम आता है, पर कहीं ना कहीं पता रहे। मैंने एज ए इक्वेशन लेने के लिए, जो अलोंग डायरेक्शन बोलते हैं तो आपको इक्वेशन लेनी होती है। तो इसकी पूरी ये इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन थी, देखने को 1-2 बार और मिलेगी आपको एनएलएम के अंदर, इसलिए क्वेश्चन को लिया ये वाला मैंने, ठीक। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। इफ 2 फोर्सेज वेक्टर में दे रखे थे अपन को, i प्लस 2j प्लस 3k एंड गिवन था i माइनस 2j प्लस 4k एक्ट ऑन रेस्ट पार्टिकल, देन पार्टिकल मूव इन ए लाइन और ए प्लेन। मीन्स दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल टच लिया है दोनों क्वेश्चनों में। क्या दिया था अपन से, अब 2 फोर्सेस लग रहे थे, वेक्टर फॉर्म में हो, तो मैंने आपसे बोल रखा है जस्ट ऐड कर दें, तो अपन ने ऐड कर दिए, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं निकालनी होती है अपन को जब तक अपन ऐड ना कर लें रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। तो जस्ट ऐड अप कर रहा हूँ दोनों फोर्सेस को, जस्ट ऐड करते हैं, वेक्टर फॉर्म में देना हो तो ये बात भी ध्यान रहे, कुछ और कन्फ्यूजन पर ना चले जाएं वो एडिशन लॉ वाले पर, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में नहीं होते, वो हमारे को
मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दी जाते हैं, जब उस तरह की फॉर्मूला अप्लाइड करते हैं जो मैंने 6th लेक्चर में समझाया था। क्वेश्चन ये एडिशन लॉ थ्योरी पढ़ी आप लोगों ने, हम सभी ने सबको समझाई मैंने। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई 2i हो गए, जे से जे कैंसल्ड हो गए और ये दोनों ऐड हो गए, डेट इज कॉल्ड 7k। ये हमारा लास्ट आंसर आया। ठीक है, अब वापस थोड़ा सा थ्योरी पर जाएं अपन। तो अगर सपोज करो सिर्फ यहाँ पर आई आता तो इसका मतलब था वो अलोंग स्ट्रेट लाइन चल रहा होता एक्स एक्सिस के, ये पता लगता बेटा अपन को। पर यहाँ पर तो आई और के आ गया है, और जब आई के या आई जे ऐसी टर्म्स आ जाती है डेट इज कॉल्ड प्लेन। अगर दो चीज़ दिख रही हो तो इसका मतलब ये था कि जो पार्टिकल था मूव इन एक्स जेड प्लेन। किस में मूव कर रहा था? एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारा आई और के आया है। आई तो बताता है एक्स एक्सिस को, के बताता है जेड एक्सिस को। तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था ये वाला पार्टिकल, जिस पर ये दो फोर्सेस लगाए गए थे जो रेस्ट में था, तो प्लेन में मूवमेंट करने लगा। मीन्स अगर मैं इसको एक्स और इसको अगर मैं जेड कंसिडर कर लूँ तो वो कहीं यहाँ पर मूवमेंट ले रहा था इन दोनों के प्लेन के बीच में। प्लेन माने कागज की तरह प्लेन के ऊपर। ठीक बेटा, समझ गए बेटा? ठीक। ठीक बेटा, अब इस सेशन में मैंने इस लेक्चर में मेरे इस 7th लेक्चर के अंदर मैं यहीं पर बस न्यूमेरिकल्स को स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी न्यूमेरिकल्स अपन नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें अपन डॉट प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं उनके भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन, है ना। और डैट इज़ इनफ। थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे कंपोनेंट्स के, है ना। पर कंपोनेंट्स तो बहुत करने वाले हैं, मतलब मेरा एक ही तरीका ध्यान रखें आप ऑलवेज, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी इंक्लाइंड होगी तो हमारे को कंपोनेंट से ही सॉल्व करना है। 3 कंपोनेंट्स तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें कॉस अल्फा जो डायरेक्शन क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम्पल समझा भी दिया था। कर लेंगे 1-2 क्वेश्चन उसके भी कर लेंगे, पर काम में नहीं आएगा मैं उस समय भी बोलूँगा आपसे। ठीक है बेटा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा ये नंबर है 9352644365, तो इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप पर कोई भी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, कोई से भी चैप्टर की बेटा। तो मैं वो जो भी डाउट्स होंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं उनके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं बेटा, है ना। गुड बाय बेटा, गुड बाय।